वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो स्टोरी हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। तिशानी दोशी एक साउथ इंडियन लड़की है जो कि 52 टीनेजर्स के साथ एक एजुकेशनल ट्रिप पर गई हुई है अंटार्कटिका में। इस एजुकेशनल ट्रिप में ये सभी लोग वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं, वहाँ के फिज़िकल चेंजेस को स्टडी करते हैं कि कैसे आइस शीट्स मेल्ट कर रहा है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कैसे वहाँ के छोटे मोटे ग्रासेस और फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पूरे इकोसिस्टम को सस्टेन कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को वो लोग ग्राउंड लेवल पे स्टडी करते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस और इस पूरे टीम के जो कैप्टन हैं वो कनाडा के जियोफ ग्रीन हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके एजुकेशनल ट्रिप में कुछ ऐसे बच्चे शामिल हों, टीनेजर्स और स्टूडेंट्स शामिल हों और वो स्टडी करें ऐसे ऐसे जगहों पे जाके, क्योंकि इस एज में वो सबसे ज़्यादा लर्न करते हैं, चीज़ों को ऑब्जॉर्व करते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं ऑन द ग्राउंड लेवल, क्योंकि वो आइडियलिस्टिकली प्लैनेट को चेंज करना चाहते हैं और प्लैनेट के बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इस स्टोरी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। बिफोर यू रीड, if you want to know more about the planet's past, present and future, Antarctica is the place to go. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel. तिशानी दोशी बोल रही हैं कि अंटार्कटिका ही वो जगह है जाने के लिए अगर आप प्लैनेट के, अगर आप अर्थ के पास, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझना चाहते हैं। तो ये लोग सभी एक रशियन रिसर्च वेसल में बैठते हैं जिसका नाम है अकेडमिक शुकालस्की, एंड दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो ये लोग सभी ट्रैवल कर रहे थे 100 आवर्स तक। 100 आवर्स तक ये लोग ट्रैवल करते हैं इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप। एंड द फर्स्ट एक्सप्रेशन आफ्टर रीचिंग दिस अंटार्कटिका वॉज रिलीफ, यानी कि सबसे पहले जो अनुभूति लेखक को होती है इस जगह को पहुंचने के बाद, इस एजुकेशनल ट्रिप में, वो था रिलीफ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये लोग ट्रैवल कर रहे थे। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, प्रोफाउंड यानी डीप। तो जब वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको काफ़ी वंडर होता है, काफ़ी ताज्जुब करते हैं वो लोग कि कैसे इस जगह पे लंबे स्ट्रेच तक केवल आइस ही आइस है, केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है। एट हाउ there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass, और कैसे कभी कोई एक ऐसा समय भी रहा होगा जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास का हिस्सा होंगे। अभी हम लोग वर्ल्ड मैप देखते हैं तो देखते हैं कि कैसे अंटार्कटिका बिल्कुल साउथ पोल के साइड गया हुआ है और इंडिया जो है वो ऊपर की तरफ है। लेकिन एक समय ऐसा भी था, 650 मिलियन साल पहले एक समय ऐसा भी था जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास के हिस्सा थे। तो उस बारे में सोचकर लेखक ताज्जुब करती हैं। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, 650 मिलियन ईयर्स अगो अ जायंट अमालगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, और इसका नाम था, इस सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था गोंडवाना। अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमंस हैडेंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, यानी उस समय 650 मिलियन साल पहले ह्यूमन बींग्स नहीं थे। क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, क्लाइमेट काफ़ी वार्म था, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स उस समय पाए जाते थे। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, लेकिन जिस समय डायनासोर्स एक्सटिंक्ट होता है, द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और उसके बाद ये जो अमालगमेटेड लैंड मास है, सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट है, वो अलग अलग कंट्रीज़ में सेपरेट हो जाता है। To visit Antarctica is to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. तो अंटार्कटिका जाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट कम से कम 5 पॉइंट पता करने हैं, और इस चैप्टर में जब वी विल मूव तो आपको एक एक करके याद करना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, ये जानना कि हम कहाँ से आए हैं और किस तरफ जा रहे हैं। 650 मिलियन साल पहले सारे कॉन्टिनेंट्स मिले हुए थे और सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे। क्लाइमेट काफ़ी वार्म था और हर तरह के फ्लोरा और फोना पाए जाते थे। लेकिन अभी अंटार्कटिका एक कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है। तो क्या चेंजेस आ चुका है और क्या चेंजेस आने वाला है, इस बारे में स्टडी करने के लिए अंटार्कटिका जाना चाहिए।
आगे, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, इस बात का सिग्निफिकेंस समझना कि कैसे कुछ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं और कुछ स्पीशीज़ इवॉल्व करती हैं, अडेप्ट करती हैं विद द न्यू क्लाइमेटिक चेंजेस. For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. तो साउथ इंडियन है तिशानी दोषी, सन वर्शिपिंग है, वहाँ पे वार्म वेदर रहता है और यहाँ पे वो 2 हफ्ते से एक ऐसे जगह में टूर करती हैं जिसका 90% अर्थ का टोटल आइस वॉल्यूम्स ही स्टोर्ड, वहाँ पे केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है. तो इट्स अ वेरी चिल्लिंग प्रॉस्पेक्ट, अ वेरी कोल्ड एक्सपीरियंस फॉर एनीबडी, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स. वहाँ पे कोई ह्यूमन बींग्स थे ही नहीं, वहाँ पे ट्रीज़ नहीं थे, बिल्डिंग्स नहीं थी. एंड जो आइसबर्ग्स थे उसका लार्जेस्ट शेप जो रिकॉर्ड हुआ है दैट वाज द साइज़ ऑफ बेल्जियम. यानी बेल्जियम जितना बड़ा साइज़ का कंट्री है उतने बड़े साइज़ का आइसबर्ग लार्जेस्ट रिकॉर्ड हुआ है अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट पे. अब वहाँ पे ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में हम लोग केवल मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे. अंटार्कटिका इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट. अंटार्कटिका दुनिया का एकमात्र जगह है जहाँ पे कभी भी ह्यूमन बींग्स थ्राइव नहीं कर पाए और इसीलिए ये सबसे प्रिस्टाइन है, सबसे प्योर है. क्योंकि ह्यूमन बींग्स जहाँ जाते हैं वहाँ पे वो लोग पोल्यूशन एंड अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, जैसा कि आज हम लोग हर जगह फेस कर रहे हैं. तो अंटार्कटिका में कोल्ड वेदर कंडीशंस की वजह से कभी भी ह्यूमन बींग्स नहीं थे, तो इस वजह से दैट प्लेस हैज़ एक्वायर्ड अ प्योरिटी. But more importantly, because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records. उसके आइस कोर्स में 500,000-year-old के कार्बन रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं विच आर ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस. जो कार्बन डेटिंग से लोग पता लगाते हैं कि कितने साल पहले क्या हुआ था, तो वो उसके आइस कोर्स में ट्रैप्ड हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो. तो इस वजह से भी ये यहाँ पे सेकेंड इम्पॉर्टेंस हो गया दैट इफ़ यू वांट टू स्टडी द कार्बन रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, देन वी शुड गो टू अंटार्कटिका. स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम वॉज वर्किंग विथ ऑन द शुकालस्की बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी प्रोग्राम का नाम क्या है, स्टूडेंट्स ऑन आइस. रशियन रिसर्च वेजल का क्या नाम है जिसमें वो लोग बैठ कर आए हैं, शुकालस्की. और हाई स्कूल स्टूडेंट्स अंटार्कटिका में गए हैं अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानट, ताकि वो लोग अपने प्लानट को बेहतर तरीके से समझ सकें. इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन. ये ऑपरेशन 6 साल से चल रहा है और इसके हेड हैं कनाडा के जियोफ ग्रीन, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज़. जिन्होंने सेलिब्रिटीज़ जो पहले शुरुआत में इस प्रोग्राम के शुरुआत में वो सेलिब्रिटीज़ को ले जाया करते थे, बट दे कुड गिव बैक इन अ लिमिटेड वे. लेकिन उनका जो रिटर्निंग होता था, जो वो इस प्रोग्राम से बेनिफिट्स एक्सपीरियंस अचीव करने के बाद रिटर्निंग देते थे सोसाइटी को या प्लानट को, वो काफ़ी लिमिटेड था. But with students on ice, a life-changing experience at an age, they are ready to absorb, learn and most importantly act. लेकिन जब वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स टीनेजर्स को ले जाने लगे तो ये वो बच्चे हैं जो प्लैनेट के चेंजेस को ग्राउंड लेवल पे स्टडी करके सबसे ज़्यादा सीखते हैं, सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके भीतर एक डिज़ायर है टू एक्ट ऑल्सो, ताकि वो प्लैनेट में बेहतर चेंजेस ला सकें. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. तो जब ग्राउंड लेवल पे ये बच्चे वहाँ जाकर देखते हैं कि कैसे ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, कैसे बड़े बड़े आइस के शेल्फ्स कोलैप्स कर रहे हैं, तो आप समझते हो कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट है. ऐसे हम लोग बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वर्ल्ड का एवरेज जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को वहाँ पे मेल्ट करते हुए आइस शेल्फ्स को देखना ये एक बहुत ही रियलिस्टिक एक्सपीरियंस है जिससे आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो. अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ का इकोसिस्टम काफ़ी सिंपल है. बायोडाइवर्सिटी यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के अलग अलग स्पीशीज़ के नाम पे वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है. सो देयरफॉर इट इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी दैट हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रेपरकशंस.
बिग रेपरकशंस यानी आफ्टर इफेक्ट्स, ये परफेक्ट प्लेस है इस बात का स्टडी करने के लिए कि कैसे जो बारीक चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में उसका बड़ा आफ्टर इफेक्ट होता है। जैसे कि माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन जो है, जो छोटे ग्रासेस हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, दे सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशियंस फूड चेन। ये पूरे सदर्न ओशियन के फूड चेन को सस्टेन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के ज़रिए फूड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. साइंटिस्ट्स ने ये वार्निंग दिया है कि अगर ओजोन लेयर में फिर से डिप्लीशन आता है तो फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स। और उसके बाद ये फाइटोप्लैंक्टन जो कि बेस हैं, आधार है सदर्न ओशन के फूड चेन का, जब इन पे इफेक्ट पड़ेगा तो जो मरीन एनिमल्स और बर्ड्स इनके ऊपर वाले चेन में आते हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और कार्बन साइकिल पर इफेक्ट पड़ेगा। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। पैरेबल का मतलब होता है एक ऐसा स्टोरी जो बाइबल से लिया जाता है कुछ सिखाने के लिए। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन वाले पैरेबल के थ्रू हम लोगों को क्या सिखाया जा रहा है? देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो बड़ी चीज़ें जो हैं वो अपने आप जगह पे पहुंच जाएंगी। वॉक ऑन द ओशन। माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफनीज। एपिफनीज का मतलब होता है रियलाइजेशन। जब आपको किसी चीज़ के ट्रू नेचर के बारे में रियलाइजेशन होता है, डिस्कवरी होता है, तो उसको एपिफनी बोलते हैं। तो यहाँ पे तिशानी दोषी लिख रही हैं कि उनके अंटार्कटिका का अनुभव फुल ऑफ सच एपिफनीज था। द कैप्टन, उन्होंने कहा, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। तो कैप्टन ने कहा कि हम लोगों को वहाँ पे ओशन पे वॉक करना है। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, 52 टीनेजर्स थे, हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे, एंड दे वर वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर। वो लोग एक वाइटनेस पे वॉक कर रहे हैं, सामने बर्फ़ का चादर है उस पर वॉक कर रहे हैं, एंड दे सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर। और ऐसा लगता था मानो ये बर्फ़ जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक। हमारे कदमों के नीचे 1 मीटर का आइस पैक है, और उसके भी नीचे एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर है। I was wondering how would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be. तो लेखक ये वंडर कर रही थी, ताजुब कर रही थी कि क्या होगा कि अगर अंटार्कटिका वापस से एक वार्म प्लेस बन जाए, एक गर्म जगह बन जाए जो ये पहले हुआ करता था। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमोथ्स एंड वूली राइनोस, हुज टू से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग भी डायनासोर की तरह, मैमोथ की तरह और वूली राइनोस की तरह एक दिन इस प्लैनेट से एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, यानी ह्यूमन रेस नहीं बचेगा एक दिन। Who is to say? कौन बता सकता है? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years. तो 2 वीक तक जब ये 52 टीनेजर साथ में डिस्कवर कर रहे थे अंटार्कटिका को, तो इनके अंदर एक आइडियालिज्म है, एक होपफुलनेस है चेंज लाने का। तो ये लेखिका कह रही हैं कि अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। मिलियन सालों में बहुत कुछ बदल सकता है, जैसे कि पहले बदला तो अब फाइनली भी बहुत कुछ बदल सकता है। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग्स है। रकस का मतलब है अ नॉइजी फाइट, पैरेबल का मतलब है अ स्टोरी टोल्ड टू टीच अ लेसन, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई इज़ अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आपको 5 पॉइंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, और चैप्टर को एक्सप्लेन करते वक्त मैंने बता भी दिया है कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये होगा कि आप कैसे वहाँ पे जाके बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हो, फिजिकल चेंजेस को स्टडी करते हो, एंड यू गेट अ बेटर ग्रास्प ऑफ द चेंजेस इन द प्लैनेट। फिर आप ये समझते हो कि इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह की चीज़ें यू हैव टू प्रिपेयर। आपको रियलाइज़ होता है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और प्लैनेट
कैसे कैसे बदल रहा है। आप ये समझते हो कि छोटे चेंजेस के बारे में अगर कंसिडर किया जाए, छोटी बातों का अगर ध्यान रखा जाए, तो बड़ी चीज़ें जो हैं वो अपने आप हो जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, मिनिमम 5 पॉइंट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।